Hello friends. First of all, so sorry for being late in uploading my video on Ramachandran plot because actually I was stuck up in another important work. But from now, I hope कि रेगुलर वीडियोस लाऊंगा मैं, तो कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हम रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ेंगे, तो आज की हमारी वीडियो बिल्कुल फोकस रहेगी रामाचंद्रन प्लॉट पे। और ये 2 पार्ट में मिनिमम वीडियो हो सकती है। और आपको क्या करना है, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, तो उसकी गारंटी मैं लूँगा कि आपको समझ में आएगा। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं इस टॉपिक को रामबाण कहूँ अगर मैं बायोकेमिस्ट्री का, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि 2017 से लेके 2023 तक, लगभग 2022 तक 1 या 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आगे आने वाले 10 सालों में भी पूछे जाएंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे रामबाण है, जो बायोकेमिस्ट्री का वो रहेगा हमारा रामाचंद्रन प्लॉट। तो देखिए, आप ध्यान से, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। आपको काम ये करना है, ध्यान से सुनना है, और दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से ही सुनना है। तो तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और क्या आपको इसमें पॉइंट याद रखने हैं मैं सब बताऊंगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना एक नया लेक्चर, जो रहेगा रामाचंद्र प्लॉट पे। बने रहिए एड्यूजोन के साथ। हमारा टॉपिक रहेगा रामाचंद्रन प्लॉट। अब देखिए, रामाचंद्रन प्लॉट इज वन ऑफ द मोस्ट, मैं कह सकता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बायोकेमिस्ट्री का, जिससे आप लोगों को फर्दर एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि रामाचंद्रन प्लॉट है क्या चीज़ है, हम ये पढ़ने वाले हैं। कैसे रामाचंद्रन प्लॉट को हम यूज़ करते हैं, कैसे इससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सब मैं आपको बताऊंगा। तो रामाचंद्रन प्लॉट को समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा इनका हिस्टोरिक बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, रामाचंद्रन जी का पूरा नाम था डॉक्टर जी.एन. रामाचंद्रन। डॉक्टर जी.एन. रामाचंद्रन चेन्नई के, इंडिया से बिलोंग करते थे, चेन्नई के रहने वाले थे। और ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं, प्रेस्टिजियस फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिक्स की रिसर्चर थे, फिजिक्स के। और हमें इन पे प्राउड होना चाहिए कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट थे ये इंडिया के। तो इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा था। अब देख लीजिए, इनका पूरा नाम, जैसे मैंने बताया, इनका पूरा नाम था डॉक्टर जी.एन. रामाचंद्रन। डॉक्टर जी.एन. रामाचंद्रन, इनका पूरा नाम था डॉक्टर जी.एन. रामाचंद्रन। दूसरी बात, ये चेन्नई के रहने वाले थे। बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिए आप लोग। तीसरी बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट आपको याद रखना है कि रामाचंद्रन जी ने रामाचंद्रन प्लॉट तो दिया, लेकिन इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक बहुत बढ़िया डिस्कवरी की। क्या डिस्कवरी की, देखिए ज़रा यहाँ से। ही डिस्कवर्ड, देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये पॉइंट आपको कभी नहीं भूलना है। ही डिस्कवर्ड ट्रिपल हेलिकल, ही डिस्कवर्ड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ, ही डिस्कवर्ड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। इन्होंने कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर्ड किया अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हुए। तो अब हमको पता है कि एवरीवन नोज दैट व्हाट इज कोलेजन प्रोटीन। अब साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उन्हें पता होगा, जो नहीं है मैं बता देता हूँ। कोलेजन प्रोटीन एक तरीके का वो प्रोटीन होता है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है। अब आप घबराइए मत, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ चीज़ क्या है। देखिए, प्रोटीन जो होता है ये ओरिएंटेशन के हिसाब से 3 तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कभी कभी क्वाटरनरी भी बनाते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये एक तरीके का सेकेंडरी प्रोटीन है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ याद रखनी है, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको चीज याद, तो एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामाचंद्रन जी ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, जो कि एक सेकेंडरी प्रोटीन है। और ये सेकेंडरी प्रोटीन जो कोलेजन है, ये एनिमल में बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब मोस्ट एबंडेंटली पाया जाता है। तो अब लोग आप देखिए, रामाचंद्रन को समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूंगा, प्रोटीन्स के, थोड़ा सा प्रोटीन की इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं सीधे लिंक करूंगा रामाचंद्रन प्लॉट से, क्योंकि वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन बहुत बेसिक्स है, वो आपको आएगी तो आई गारंटीड कि आपको रामाचंद्रन प्लॉट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड of different types of amino acids. Proteins are formed of different types of amino acids. अब अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड है, ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये लीनियर भी हो सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इनकी एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। जैसे ट्रिप्टोफेन है हमारा। तो अब देखिए, अब ये कुछ अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं आपस में तो प्रोटीन बनता है। आपको पता होगा कि जब भी दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो क्या होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ध्यान से इस चीज को दिमाग में रखिएगा। जब भी दो अमाइनो एसिड बनते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा, जब भी दो अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड एक तरीके का एमाइड बॉन्ड होता है। एमाइड बॉन्ड मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग बॉन्ड, ठीक है। ये एक तरीके का एमाइड बॉन्ड होता है। तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड्स के बीच में, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पेप्टाइड है, ये जो अमाइनो एसिड है, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, जब बहुत सारे सो ऑन, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को ही फर्दर डिफरेंट ओरिएंटेशन में लाने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनते हैं। फिर सुनिए इस लाइन को, इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को जब डिफरेंट ओरिएंटेशन में सेल लाता है, तो उसकी वजह से, डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तैयार होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि पीछे हमने बात की, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर भी बना सकता है। कभी कभी रेयरली क्वाटरनरी भी बनाता है। वो कब बनता है देखते हैं आगे। तो देखिए, अब आप लोग पढ़ेंगे जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब मैं आपको बता देता हूँ ये हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि रामाचंद्रन की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने से पहले हमें प्रोटीन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और 1-2 मिनट की, फिर हम रामाचंद्रन पे बेसिकली फोकस करेंगे। तो देखिए, आपके पास अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ एक अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड में सेंट्रल कार्बन होता है, यहाँ पे H लगा होता है, यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे NH2 होता है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी अमाइनो एसिड का। अब इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन देखिए, ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन को बोलते हैं कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप के साथ, डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन या गामा पोजीशन एज रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसको और क्या कहते हैं? इसको हम लोग और कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब जिसके सारे ग्रुप्स, जिसके सारे जो इसके साथ अटैच ग्रुप्स हैं, वो कैसे हों? वो डिफरेंट हो। आप देख सकते हैं इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। इधर C लगा है, इधर N लगा है, इधर H लगा है, इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है।
कायरल कार्बन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है, जिसके सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट तो ये आ गया, ध्यान से देखिएगा। और जब मैंने बोला जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो थोड़ी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बताता हूं मैं आपको, फिर समझते हैं। मैं बनाता हूं NHCHR, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आएगा एक पेप्टाइड बॉन्ड NCHR, C डबल बॉन्ड O, फिर एक और पेप्टाइड बॉन्ड NCHR, C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे करके ये चेन पूरी कॉन्टिन्यूस चलती जाएगी। ये चेन पूरी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस चलती जाएगी। इसमें कितने अमाइनो एसिड बनाए मैंने, 1 2 3। अब ये 3 अमाइनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर आर चेन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज बतानी है, ये मैंने ये कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जब भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जो ओरिएंटेशन होती है ट्रांस होती है। देखना ध्यान से, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो ओरिएंटेशन है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है चीज की, जब भी आपको पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है तो इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी क्या होनी चाहिए, ट्रांस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में। तो यही ओरिएंटेशन बदलती रहती है। तो आगे ये ऊपर है तो नीचे, आगे वाला ऊपर फिर नीचे, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताना क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले कोई भी अमाइनो एसिड जो होता है वो प्लेनर नहीं होता है। एक्चुअल में कोई भी अमाइनो एसिड है वो कभी भी प्लेनर नहीं होता है। आप लोगों को ये प्लेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2D दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये बोर्ड पे बनाया है। लेकिन एक्चुअल में सेल के अंदर जब कोई अमाइनो एसिड बनता है तो सेल एक 3D है, तो 3D स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक अमाइनो एसिड है, इसका कोई ग्रुप ऊपर की तरफ निकला है और इसका कोई ग्रुप नीचे की तरफ निकला है, जिसकी वजह से ये इस प्लेन के साथ कुछ एंगल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ऊपर भी बना रहा है और प्लेन के साथ कुछ एंगल नीचे भी बना रहा है। तो मतलब जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कभी भी प्लेनर नहीं होंगे, वो 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कि प्लेन के साथ कोई एंगल बनाएंगे। उन एंगल्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं डाईहेड्रल एंगल्स। क्या कहते हैं हम लोग, डाईहेड्रल एंगल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपने दिमाग में घुसा लिया होगा कि डाईहेड्रल एंगल्स क्या होते हैं। जो एंगल्स अमाइनो एसिड के प्लेन के साथ बनते हैं, वो ये वाला ग्रुप भी बना सकता है, ये वाला ग्रुप भी बना सकता है और ये वाला ग्रुप भी बना सकता है। तो कोई भी ग्रुप ये डाईहेड्रल एंगल्स बना सकते हैं। अब देखिए, अब फोकस रहेगा रामाचंद्रन पे, दिमाग खोल के सुनिएगा। अब रामाचंद्रन जी ने जो प्लॉट दिया वो प्लॉट इसी शब्द पे टिका हुआ है। मतलब रामाचंद्रन प्लॉट है क्या है, अब ध्यान से आप लोग सुनिए। रामाचंद्रन प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय विच वी कैन इजिली प्रिडिक्ट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रामाचंद्रन प्लॉट। और कर कैसे सकते हैं, बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस डाईहेड्रल एंगल्स। इन डाईहेड्रल एंगल्स का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने वाला है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए, ये है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। जब भी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इस लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारी जुड़ जाती है, बहुत सारी ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब ये बहुत लंबी हो जाती है तो ये क्या करना शुरू हो जाती है, ये आपस में ही ऐसे क्लम्प होना या फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है। ये जो फोल्डिंग होती है इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब ये फर्दर फोल्डिंग शो करती है, जब ये क्या करती है, फर्दर फोल्डिंग शो करती है, तो ये और क्लम्प्ड हो जाती है। ये क्या हो जाती है, और क्लम्प्ड हो जाती है। तो ये बनाता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया एक और रेयर स्ट्रक्चर होता है, वो था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखिए, जब भी किसी प्रोटीन के अंदर मल्टीपल सब यूनिट हो, क्या होता है, जब भी किसी प्रोटीन के अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स हो, जब भी किसी प्रोटीन के अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स हो, तो एक रेयर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, उसे हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
बेसिकली ये सेल में ज्यादा पाया नहीं जाता, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है, बहुत रेयर होता है। और कब मिलता है? जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बहुत मल्टीपल सब यूनिट्स हों, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट्स हों और उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए, तो वो एक बहुत ही टिपिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमारे डायहेड्रल एंगल्स होते हैं, ये डायहेड्रल एंगल मैंने बताया कि एटम्स और प्लेन के बीच में पाए जाते हैं। ये डायहेड्रल एंगल बेसिकली 4 तरीके के अमाइनो एसिड की चेन में देखे जाते हैं। फिर सुनिए, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में बेसिकली 4 तरीके के डायहेड्रल एंगल पाए जाते हैं। कौन कौन से आपको याद रखने हैं? एक होता है साई, एक होता है फाई, एक होता है ओमेगा और एक होता है काई। ये 4 तरीके के डायहेड्रल एंगल पाए जाते हैं एक अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड चेन के अंदर या प्रोटीन के अंदर। तो इसी की वजह से, इन्हीं एंगल्स की वजह से ओरिएंटेशन चेंज होती है और प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि डायहेड्रल एंगल कैसे और कहां पे लोकेट होते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान से, बना देता हूं वापिस से। इसी तरीके से बहुत सारी इधर भी होगा। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब देखिए, सिंपल सिंपल चीज, बिल्कुल नजर प्लीज आप ध्यान यहाँ रखिए। इस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, मैं बता चुका हूँ, सी अल्फा कार्बन। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सी अल्फा कार्बन। इसी तरीके से ये वाला जो कार्बन है, इसको भी क्या कहेंगे हम? सी अल्फा कार्बन। अब देखिए ध्यान से, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, इसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इसी पेप्टाइड बॉन्ड पे जो एंगल बनता है डाइहेड्रल एंगल, उसे ओमेगा कहते हैं। ये वाला, उसे क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। याद रखना है पहली चीज आपको, लिख लेते हैं। जो ओमेगा होता है वो किसके बीच में बनता है? सी डबल बॉन्ड ओ और एन के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ओमेगा जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच बनता है, जिसे हम सी डबल बॉन्ड और एन के बीच का एंगल भी बोलते हैं। और ये जो एन और सी का एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं फाई। जो फाई होता है वो किसके बीच में बनता है? एन और सी अल्फा के बीच में। कभी भूलना नहीं है आपको। इसी तरीके से एक और एंगल होता है, ये जो सी अल्फा और आर के बीच बनता है, इसे हम लोग कहते हैं काई। सी अल्फा और आर के बीच जो बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? काई। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी दिमाग से निकालना नहीं। इसी तरीके से ये जो हमारा एंगल होता है सी अल्फा और एच के बीच में, सी, हाँ, सी अल्फा और जो एच के बीच में, एक मिनट सॉरी, सी अल्फा और एच के बीच में नहीं, ये जो सी अल्फा और सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में होता है, इसे हम कहते हैं साई। क्या कहते हैं? सी अल्फा और सी डबल बॉन्ड ओ के बीच होता है, उसे हम कहते हैं साई। तो ये 4 एंगल हैं, ये आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। ये 4 टाइप ऑफ डाइहेड्रल एंगल किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में देखे जाते हैं। इन्हीं की ओरिएंटेशन बेसिकली बदलने से हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलते हैं प्रोटीन के, और उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर रामाचंद्रन प्लॉट। अब रामाचंद्रन जी ने क्या किया? इन्हीं एंगल्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके हम लोगों को ये बताया कि अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, और अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट पूछा जाता है। क्या पॉइंट है? क्या रामाचंद्रन टर्शरी स्ट्रक्चर भी देता था? क्या रामाचंद्रन प्लॉट की वजह से हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट कर सकते थे? नहीं। रामाचंद्रन प्लॉट इज बेसिकली एंड टिपिकली फोकस्ड फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सिंपल, ठीक है। फिर सुन लीजिए, रामाचंद्रन प्लॉट एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्रेडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग डाइहेड्रल एंगल लोकेटेड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड इट्स सब्सटीक्वेंट एटम्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। आई होप दिस इज सिंपल, यू गॉट इट। अब हम लोग रामाचंद्रन को बेसिकली थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो ये थी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, समझ आई होगी? वेरी गुड। चलो आगे चलो, क्या लिख लेते हैं? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ graphical representation by which we can easily predict the secondary structure of protein
by which we can easily predict the secondary structure of protein by using values of डाइहेड्रल एंगल, बाय यूजिंग वैल्यूज ऑफ डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, तो ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। रामाचंद्रन प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्रिडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग डाइहेड्रल एंगल्स वैल्यूज। तो याद रखना है किसके लिए, स्पेशली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाय यूजिंग डाइहेड्रल वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा जो मैं बनाता हूँ कैसा दिखता है, तो इसका फोटो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये ऐसा दिखता है, इस तरीके का ये प्लॉट होता है कुछ। ठीक है, 4 इसमें क्वाड्रेट बनाए जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो एंगल रखा जाता है उसे साई कहते हैं, जिसकी वैल्यू +180 डिग्री या -180 डिग्री के बीच लाई करती है, ये 0 डिग्री है। इसी तरीके से यहाँ फाई होता है जिसकी वैल्यू -180 डिग्री से +180 डिग्री तक वेरी कर सकती है, और ये 0 होता है। जो फाई होता है हमें पता है वो किसके बीच है, एन और सी अल्फा के बीच में, और ये जो साई होता है ये किसके बीच में, सी अल्फा और सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में। तो अब लोग देखिए, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट अमाइनो एसिड की फाई और साई की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि किसके बीच आती थी, +180 डिग्री और -180 डिग्री। तो इस हिसाब से इस ग्राफ को प्लॉट किया, तो ये प्रिडिक्ट कर दिया कि अगर वैल्यू इसमें आ रही है तो वो स्ट्रक्चर होगा, अगर वैल्यू इसमें आ रही है तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं। अब आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट समझना है, सुनिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये समझना है, एक तो वैल्यू इसमें जो फाई की वैल्यू है वो -180 टू +180 डिग्री तक जा सकती है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ भूलनी नहीं है। और जो फाई की वैल्यू है वो भी -180 डिग्री टू +180 डिग्री तक जा सकती है। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, अब कोई भी एक अमाइनो एसिड है वो बहुत उत्सुक होता है बॉन्डिंग के लिए, उसको दूसरा अमाइनो एसिड मिलेगा वो झट से बॉन्डिंग कर देगा। लेकिन ये इनको पता था, ये होशियार थे, इन्होंने सोचा कि मैं एक अमाइनो एसिड लूंगा, उस अमाइनो एसिड के दोनों एंड्स को ब्लॉक कर दूंगा, मतलब अमाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को भी ब्लॉक करता हूँ और कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग ग्रुप को भी ब्लॉक कर देता हूँ, जिससे वो आगे पीछे घूमे ना, किसी की तरफ इच्छुक भागे ना, ऐसे भाई इससे बॉन्डिंग करूँ या इससे करूँ। तो उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आगे पीछे एक ऐसे हैवी ग्रुप लगा दिए जो आगे फर्दर बॉन्डिंग जिससे अमाइनो एसिड ना कर पाए। तो देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, ये R है, ये N है, यहाँ पे इधर जुड़ा होगा, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर कोई ग्रुप जुड़ा होगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया, इस साइड कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, एसिटाइल, और इस साइड इन्होंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, एमिडेट ग्रुप, एमाइड बॉन्ड वाला ग्रुप है तो एमिडेट ग्रुप जोड़ा यहाँ पे इन्होंने। अब ये जो ग्रुप्स थे, ये दोनों ग्रुप हैवी ग्रुप्स थे, जिसकी वजह से अब कोई अमाइनो एसिड क्या करता सकता था, सेल के अंदर इजीली बॉन्डिंग नहीं बना सकता था। अब ये ऐसा इन्होंने किया क्यों, क्योंकि इनको किसी अमाइनो एसिड की इन डाइहेड्रल एंगल्स की वैल्यू पता करनी थी, अब जिसकी मदद से वो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कौन सा बनने वाला है। तो देखिए, अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। 3D स्ट्रक्चर ऐसा होता है, थोड़ा ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ऐसा होता है, N एसिटाइल ग्रुप, तो ये R है यहाँ पे, और ये है सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, और यहाँ पे एमाइडेट ग्रुप। तो 3D स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है। तो इनके बीच के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे एंगल्स कौन से होते हैं, डाइहेड्रल एंगल्स। कौन से एंगल होते हैं, डाइहेड्रल एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं, डाइहेड्रल एंगल। बेसिकली अमाइनो एसिड ऐसा दिखता है कुछ हमें 3D स्ट्रक्चर में। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक चीज नोटिस की, इन्होंने क्या चीज नोटिस की, देखिए ध्यान से, इन्होंने देखा कि यहाँ पे ये वाला जो N है ये ऊपर की तरफ तो मूव कर सकता है, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, मतलब ये वाला जो N वाली ये जो ग्रुप है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो जा सकती है इजिली, ये भी एंटी क्लॉकवाइज तो इजिली जा रही है, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ये पूरा नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ हिंड्रेंस है,
कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से ये नीचे के वाले जो ग्रुप हैं ये नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। अब 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर में ग्रुप्स कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप्स थे ये साइड वाले ये ऊपर की तरफ इजिली फ्लोट कर रहे थे, इजिली मूव कर रहे थे, इजिली ओरिएंट हो रहे थे, लेकिन नीचे वाले इजिली ओरिएंट नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगाया, उन्होंने सोचा एक अमाइनो एसिड है मेरे पास, तो एक ही अमाइनो एसिड है, फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या है भाई, ये नीचे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो इन्होंने जब देखा, इन्होंने ये देखा कि भाई साहब यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है, यहाँ पे लोचा है आर ग्रुप का, ये जो आर ग्रुप है ये आर चेन है या ये जो आर ग्रुप है ये क्या कर रही है, ये इसकी रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ये इसकी रोटेशन को क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। आर जो चेन है ये इसकी रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जो इसको मूव करने नहीं दे रही है। अगर वो इसको मूव नहीं करने देगी तो रामाचंद्रन जी को कैसे पता लगेगा कि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, ये अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा। अब मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं टेढ़ा होके, या मैं ऐसे टेढ़ा तिरछा होके खड़ा हो जाऊं, मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं पता लगेगा ना। तो इसी तरीके से इनको भी इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं पता लग रहा था, बिकॉज ऑफ दिस हैवी आर चेन ग्रुप और डिफरेंट आर चेन्स विच आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन ऑफ एन अमाइनो एसिड। तो अब देखो, अब यहां से उनको क्या अंदाजा हुआ, उन्होंने ये सोचा कि ये अमाइनो एसिड तो मैंने बाउंड करके रखा दोनों साइड से, इसके ब्लॉक में है इसके एंड, तो ये आर चेन बहुत बड़ा लोचा क्रिएट कर रही है। अब लोचा ये था, इन्होंने ये एक चीज नोटिस की, इन्होंने ये देखा कि किसी अमाइनो एसिड में, कोई भी अमाइनो एसिड में स्टडी कर रहा हूं, उसकी जो चेन है जितनी ज्यादा लंबी है या जितनी ज्यादा ब्रांच्ड है, उसकी वजह से ये जो ग्रुप हैं ये ओरिएंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इनकी वजह से ये वाले जो एंगल्स हैं ये छोटे रह रहे हैं, लेकिन ये वाले जो एंगल्स हैं ये बड़े हो रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक अमाइनो एसिड हूं, अब मेरी ये टांगे नीचे वाले ग्रुप हैं, अब नीचे वाले जो ग्रुप हैं इनके साथ कोई आर चेन अगर लगा होगा, अगर जितना बड़ा आर चेन है तो मैं अपनी टांगे क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से अमाइनो एसिड का भी फंडा ऐसा ही था कि जो अमाइनो एसिड है उनके दो ग्रुप लगे हुए हैं, अब इनके बीच में कोई एक आर चेन लगा हुआ है, जितना बड़ा या जितना ब्रांच या आर चेन होगा तो उतना नीचे एटम्स को आने नहीं देगा, लेकिन ऊपर की तरफ इनकी ओरिएंटेशन परमिसिबल थी, बहुत इजिली हो पा रहे थे। तो इन्होंने यहाँ से कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया देखिए ध्यान से, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जितनी बड़ी और जितनी ब्रांच्ड आर चेन, जितनी बड़ी और जितनी ब्रांच्ड आर चेन अटैच होगी किससे अटैच होगी भाई, अल्फा कार्बन के साथ, तो उतनी ज्यादा रोटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतनी ज्यादा रोटेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिससे जो हमारी वैल्यूज हैं, जिससे हमारी ये जो डाइहेड्रल एंगल्स की वैल्यूज है उनमें इफेक्ट पड़ेगा, और इसी की वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का बदल जाता है। और वो कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, तो ध्यान से देखिए। और एक चीज बता देता हूं मैं आपको, अब इन्होंने ये डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट की कैसे, इन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट किया। अब जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, अभी के लिए फिलहाल सुन लो। इन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट अमाइनो एसिड का डाइहेड्रल एंगल निकाला। अब डाइहेड्रल एंगल अलग अलग आया, तो अब हम देखते हैं कि किस अमाइनो एसिड का या किस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डाइहेड्रल एंगल क्या था और कैसे उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, अब मैं बताता हूं आपको क्या इनका डाइहेड्रल एंगल था। देखिए एक चीज बताता हूं, जब इन्होंने एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अमाइनो एग्जाम्पल मैंने नहीं, ये उन्होंने देखा था ग्लाइसिन। अब ये जो ग्लाइसिन होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, ग्लाइसिन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और ऐसा इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसिन का, यहाँ पे आर की जगह एच जुड़ा होता है, ठीक है, एमाइडेट था यहाँ पे। अब जब इनके अल्फा स्ट्रक्चर या इनके डाइहेड्रल एंगल्स को उन्होंने स्टडी किया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, तो उसकी कुछ वैल्यूज आई। अब वैल्यूज क्या आई यहां देखिए, जो इसकी फाई एंगल था, जो इसका कौन सा था, फाई एंगल था, उसकी वैल्यू आई थी प्लस 10 डिग्री से लेके प्लस 150 डिग्री, और जो इसका साई था उसकी वैल्यू आई प्लस 5 डिग्री से लेके प्लस 160 डिग्री, ठीक है। और जो इसकी एक और वैल्यू आई नेगेटिव में, वो क्या थी, -20 डिग्री से लेके प्लस 170 डिग्री, और ये आई -10 डिग्री से लेके प्लस 150 डिग्री। अब ध्यान से देखिए आप लोग,
अगर मैं इन एंगल्स को यहाँ प्लॉट करने की कोशिश करूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इनके फाई और इनकी साई की वैल्यू इन एंगल को यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कहाँ पे आएगा, ये है हमारा फाई +10 to +150, फाई +10 to +150, तो ये यहाँ कहीं आएगा, तो इसके बीच में मतलब यहाँ कहीं पे आएगा +10 to +150। इसी तरीके से -20 to -170, किसकी, फाई की वैल्यू -20 to -170, इस तरीके से यहाँ कहीं पे आएगी। तो आप लोग समझ पे पा रहे होंगे, सिंपल सी। इसी तरीके से इस पे आओ तो ये आएगा +5 to +160 डिग्री, +5 to +160 डिग्री, तो इस तरीके से आएगा कुछ, ठीक है। यहाँ कहीं पे वैल्यू इसके लोकेट करेगी, और -10 टू -150 डिग्री, तो यहाँ कहीं पे आके लोकेट करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब जब उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की इन एंगल्स की वैल्यू निकाली और उसको यहाँ पे प्लॉट किया अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने देखा कि जो फाई और साई के अकॉर्डिंग ये जो प्लॉट था ये ग्लाइसिन के लिए इन जगहों पे आया। मतलब अगर कोई ग्राफ आपको ऐसा दिया रहेगा जहां पे इसकी वैल्यूज यहाँ लाइक कर रही है, आंखें बंद करके बोलना वो ग्लाइसिन का ग्राफ है, क्योंकि इसकी वैल्यूज इस तरीके से यहाँ पे लाई करती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग अमाइनो एसिड के बारे में हम लोगों को बताया। अलग अलग अमाइनो एसिड की अपनी अलग अलग डाइहेड्रल एंगल्स की वैल्यू होंगी, और कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी, और जैसे इसकी ग्लाइसिन की वैल्यू आपको याद रखनी है, और कुछ वैल्यूज आपको पेपर में दी रही होंगी अगर क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये ग्लाइसिन का थोड़ा सा फंडा था। अब मैं आप लोगों को एक अच्छी सी चीज बताता हूँ इसमें, आई होप ये सिंपल सी चीज यहाँ तक क्लियर होगी। तो आगे देखिए, अब आगे है, हमने ग्लाइसिन का देखा, मैं अभी आपको एलेनिन का भी बताता हूँ। एलेनिन के केस में क्या हुआ, जब इन्होंने एलेनिन देखा, सबसे पहले एलेनिन का स्ट्रक्चर देखिए। एलेनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे वहां पे H था, यहाँ पे H की जगह क्या आ जाता है, CH3 आ जाता था, CH3 आ जाता था। अब मुझे दिमाग लगा के बताना कि इसमें जो R ग्रुप है ये बड़ा हो रहा है, अब रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगी, स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ेगी कि कम होगी, सोचिए। तब तक मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका। क्या होगी, मैंने बताया था जितना ज्यादा आर चेन बड़ा और ब्रांच होगा उतनी ज्यादा ये रिस्ट्रिक्शन नीचे की तरफ ओरिएंटेशन कम होगी, तो ये एंगल होंगे कम हो जाएंगे, ये एंगल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जब एल, इसको बोला जाता है एल एलेनिन, एल एलेनिन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एल एलेनिन। और इस एल एलेनिन की ये जो वैल्यू थी, एन और सी के बीच में कौन सी वैल्यू होती है, फाई की वैल्यू होती है। इस एल एलेनिन की ये जो वैल्यू थी ये कुछ वैल्यू होगी, और ये वाली जो वैल्यू थी ये कुछ वैल्यू होगी, वो देखते हैं आगे। इसको बोला जाता है एल एलेनिन। और जब एलेनिन के केस में इन्होंने अपना रामाचंद्रन प्लॉट पे जब इन्होंने अपना ये डाइहेड्रल एंगल को कैलकुलेट किया, तो वो जो इनका ग्राफ था वो इस तरीके से आया। ग्लाइसिन का पता लग गया कैसा था, अब देखिए इसका कैसा आया, ये देखिए, ये हमारा प्लस सॉरी, हाँ ये था हमारा फाई, ये सॉरी ये फाई था, ये साई था, ये 0 डिग्री, ये +180 डिग्री, ये -180 डिग्री, ये -180 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये +180 डिग्री। अब जब एलेनिन का इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो एलेनिन की लोकेशन कुछ यहां पे आ रही थी, ऐसे ऐसे, इधर और इधर। अगर आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया रहेगा कि मतलब एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी अमाइनो एसिड की वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं आ रही है, 3 क्वाड्रेंट में आ रही है, और सबसे ज्यादा कहां पे आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, फिर उससे कम कहां आ रही है, यहां आ रही है, फिर उससे कम कहां आ रही है, यहां आ रही है। तो एलेनिन का स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा तो ये उनको वैल्यूज मिली, और यहां से आप लोग ये साई की वैल्यू और फाई की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगी। ये आप लोगों का काम है, ये आप देखिए प्रिडिक्ट करके कि मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसकी क्या वैल्यू, ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एलेनिन का था। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये कि देखो आर चेन बढ़ गई तो ये रिस्ट्रिक्शन कम हो गई, और ये वाली रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई, मतलब ये जो अमाइनो एसिड था ये अब नीचे की तरफ बहुत कम हो रहा है। जितना ग्लाइसिन जा सकता था वो उसमें कम, उसमें लाइटर ग्रुप था, इसमें बहुत हैवियर ग्रुप है,
अब वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा नीचे की तरफ ओरिएंट हो सकता था, ये इतना ज्यादा ओरिएंट नहीं हो सकता। बस इसी की वजह से इनके डाइहेड्रल एंगल्स की वैल्यू सभी की चेंज होती जा रही थी, जिसकी वजह से रामाचंद्रन प्लॉट पे सबकी वैल्यूज अलग अलग आ रही थी, और सबकी वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, सब अमाइनो एसिड की वैल्यू अलग अलग आ रही है। और बेसिकली वो इसी वजह से जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, और अगर वैल्यूज अलग अलग है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी वेरी कर जाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखिए नोट में एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहला पॉइंट, अगर किसी डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू से कितनी दी है, फाई की वैल्यू से दी है मुझे +65 डिग्री, और वो किसकी दी हुई है, एल एलेनिन। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर एल एलेनिन की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में उसके फाई की वैल्यू +65 डिग्री दी है, तो अगर आपको एल एलेनिन की वजह अगर डी एलेनिन की पूछता है, अब ये एल एलेनिन क्या है, डी एलेनिन क्या है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। एल एलेनिन का मतलब होता है कि जो इसका हैवी फंक्शनल ग्रुप है, एल एलेनिन के स्ट्रक्चर में जो इसका हैवी फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से साइड पे है, वो है राइट साइड पे, और डी एलेनिन का सॉरी वो है राइट साइड पे, सॉरी डी एलेनिन एल मतलब लेफ्ट साइड पे होगा, सॉरी बाय मिस्टेक, एल मतलब लेफ्ट साइड पे, और जो इसका डी एलेनिन है इसका जो हैवी फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा हमारा राइट साइड पे, डी हमारा होगा राइट साइड पे। तो इसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं, अगर किसी डायहेड्रल एंगल की वैल्यू से हमारे पास है, फाई की वैल्यू है +65 डिग्री, और वो एल एलेनिन की दी हुई है, और अगर हमें पूछता है कि इसके डी एलेनिन की कितनी होगी, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। आपने सिंपल क्या करना है, उसका क्या बदल देना है, साइन बदल देना है। ये फंडा बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन घुमाता है, क्वेश्चन कैसे घुमाता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, फिर तोते उड़ेंगे मेरे भी और तुम्हारे भी, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो कैसे है, मतलब कोई भी अगर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू दी है एल एलेनिन की, उसकी उस अमाइनो एसिड की ओरिएंटेशन बदल दें, ओरिएंटेशन बदलने से उसकी जो एंगल की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, उसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज थी, हमने थोड़ा सा सीखा कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है, कैसे होता है। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। अब सेकंड पार्ट जो रामाचंद्रन का आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कैसे हम लोग उनको वैल्यूज को देख सकते हैं, कैसे हम इनको प्लॉट कर सकते हैं। आई होप ये सिंपल सी वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा, आपको मजा आया होगा। कमेंट्स में बताइए कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, और बताइए, और प्लीज हमारे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दें, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे सभी को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो चलिए, जय हिंद।